नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में भाजपा को लेकर। दरअसल भाजपा संगठन के मामले में पूरे देश में जानी भी जाती है और उसको इस बात का गुरूर भी रहता है कि संगठन के मसले में उससे आगे कोई नहीं। अब बीजेपी का संगठन पहले कैडर बेस की बात करता था, लेकिन अब कैडर बेस के साथ साथ वो इस बात की भी ताकीद कर रहा है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया के योद्धा बने। मध्य प्रदेश भाजपा जनवरी तक लगभग 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर रजिस्टर्ड करने वाली है, तैनात करने वाली है, उनकी नियुक्ति करने वाली है। इसका मतलब कि कैडर जो है अब कन्वर्ट हो रहा है सोशल मीडिया के सदस्यों के रूप में। तो कल तक जो भाजपा कहती थी कि हमारे 90 लाख कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में, अब उसका स्लोगन बदल सकता है। वो कह सकती है कि 1.25 लाख कार्यकर्ता, 1.5 लाख कार्यकर्ता हमारे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इसलिए हम बात करेंगे 23 की लड़ाई सोशल मीडिया पर आई। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बहुत तेजी से आगे काम करती है और कई बार तो भाजपा के भीतर इस बात की चर्चा होती है कि कांग्रेस का सोशल मीडिया हमसे आगे क्यों। और इस मुद्दे पर कई दफ़ा भाजपा के भीतर उन कार्यकर्ताओं की भी खिंचाई होती है जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है, सोशल मीडिया पर अब लड़ाई आ चुकी है। जो कभी पहले सड़क पर होती थी, ज़मीन पर होती थी और 1-to-1 कार्यकर्ता वोटर से बात करते थे। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी और हमारे युवा पत्रकार साथी हम कह सकते हैं कि आशीष दुबे जी स्टूडियो में हैं। और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके वरिष्ठ डॉक्टर राहुल रंजन। उन्होंने पत्रकारिता में पीएचडी भी की है। वो माखनलाल विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम भी करते हैं और पत्रकार तो हैं। तो तीनों साथियों का मैं साधुवाद करता हूं चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे कि सारा मसला अब सोशल मीडिया पर टिक गया आकर। हम कहते हैं कि जैसे ट्विटर पर बहुत सारे अकाउंट होते थे, लोग उसमें असली और नकली की बात करते थे। फेसबुक पर भी असली नकली अकाउंट होते थे। मोबाइल फ़ोन की सिम भी कई बार एक व्यक्ति के नाम 4 सिम होती थी। तो अब ये जो सोशल मीडिया का मामला है जिसमें लोग कहते थे कि जो टेलीफोन वाले हैं वो डाटा बेचते हैं, अब भाजपा भी अपने सोशल एक्टिविस्ट, सोशल जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी डाटा पर काम करेगी कि आखिर उनके कितने फॉलोअर हैं, वो कितनी चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हैं मार्केट में, जो उनके विचार हैं, जो उनकी लाइन है। आपको क्या लगता है कि ये नकली दुनिया के बीच में, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इसमें अगर आपके 1 लाख दोस्त भी हैं तो मौके पर अगर आपके एक दोस्त भी है तो वो सब 1 लाख पर भारी होता है। तो ये आभासी दुनिया का जो मार्केटिंग का फंडा है, जो कार्यकर्ताओं का फंडा, वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना रंग लाएगा, आपकी राय? देखिए, ये जो आभासी दुनिया है, अब यही ज़रूरत भी है, यही हकीकत भी है और यही भविष्य भी है। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में पीछे जाया नहीं जा सकता जी, इसमें आगे ही जाना पड़ेगा। तो अगर राजनीतिक दल इसको तेज़ी से आत्मसात कर रहे हैं या अपने प्रयोग में ला रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, तो ये उनकी भी ज़रूरत है और मजबूरी भी है। दूसरी बात है कि ये दुधारी तलवार की तरह भी है। अभी पहले हम इसको राजनीतिक संदर्भों में देखें तो भाजपा को ये दिक्कत है क्योंकि उसको अगर मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ना है, दूसरे प्रदेशों में भी लड़ना है और आम चुनाव भी लड़ना है। और जब 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में बनी थी तो सोशल मीडिया को उसने बहुत तरीके से और बहुत अच्छे तरह से उसको हैंडल किया था और उसके बहुत बड़ा योगदान उसमें था उनका, जिस तरह से उन्होंने उसका उपयोग किया। उसके बाद कांग्रेस ने इससे सबक सीखा, कांग्रेस इसमें बहुत आगे तक चली गई। ये स्थिति सब जगह है, मध्य प्रदेश में भी ये स्थिति है। तो मध्य प्रदेश में जो 1.5 लाख कार्यकर्ता बनाने की बात है वो उसी छटपटाहट का नतीजा है जी। कि जो सबसे पहले जो हथियार भाजपा ने आजमाया था और चलाया था और सफल हुई थी, अब वो उसमें उसको चलाने में दूसरा दल आगे निकल गया। तो इसलिए उसे ज़रूरत है एक दक्ष कार्यकर्ताओं की, जो पिछले महीने मीटिंग में बात आई थी। तो ये सारी चीज़ें वो कर रही है और अच्छे शायद उनकी योजना की हर बूथ पर 5 कम से कम एक्सपर्ट उनके सोशल मीडिया के लोग होंगे। तो इस तरह से एक प्रशिक्षण चला रही है। लेकिन देखिए, इसमें दोधारी तलवार का ये भी है कि सोशल मीडिया आमतौर पर एक इको चैम्बर का निर्माण कर देता है। यानी कि एक पक्ष की बात, एक पक्ष की धारणा ज़्यादा होती है उसमें
और उसी को लोग सच मानते हैं या झूठ मानते हैं। उसमें दो पक्ष नहीं आते। जो उसका उपयोग करता है वो उसको अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और राय बनाने की कोशिश करता है। दूसरी बात, उनके पास मतदाताओं का सारा डेटा होता है, उनकी पसंद नापसंद सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली जाती हैं। आजकल ये सब चीज़ें हो चुकी हैं जो फ़ोन ऑपरेटर्स हैं उनके ज़रिए, फ़ोन कंपनियों के ज़रिए। तो इसमें जो है कि इसके उपयोग की जो ज़रूरत है, आदर्श परिस्थिति में तो हम ये देखेंगे कि उसका उपयोग बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए, बहुत रचनात्मक तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। ये एक पक्ष की राय का निर्माण करने के लिए ही होता है। अब जिम्मेदारी ये है राजनीतिक दल की कि वो कितने जिम्मेदार खुद को साबित करते हैं। बिल्कुल, आपने कहा है कि ये दुधारी तलवार है, अगर चल गई तो आपके पक्ष में, अगर खिलाफ चली तो भी फिर जिस तरह से आपको फायदा पहुंचाती उस तरह से ये आपको नुकसान भी पहुंचाती। लेकिन जो आपने कहा कि तकनीक में हम आगे बढ़ गए और पीछे हटना मुश्किल है, हालांकि इस विषय से अलग हट गए कि अब तकनीक में लोग इतने आगे बढ़ गए कि पत्नी की नियुक्ति कॉर्पोरेट ऑफिस में बेंगलोर में है और पति मुंबई में काम करता है, 3 महीने में एक बार मिलते हैं, और अब बच्चों पैदा करने के लिए भी वो इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी या दूसरे तरीके से इस्तेमाल करें। तो अब आने वाले दिनों में लोग कहते थे कि कार्यकर्ता मतदाताओं से मिले, प्रत्याशी कार्यकर्ताओं से मिले और मतदाताओं से मिले, यहाँ तक तो ठीक था। अब पति पत्नी नहीं मिलेंगे तब भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो कार्यकर्ता वोटर से नहीं मिलेगा तब भी आपको वोट मिल सकते हैं, प्रत्याशी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेगा तब भी कार्यकर्ता आपके पक्ष में काम करेंगे। कल तक ये बातें सपने जैसी थी कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन नई तकनीक से ये हो सकता है। लेकिन योगी राज जी, दरअसल अभी हम पुराने और नए जमाने के बीच के दौर में हैं, संक्रमण काल में हैं, तो ये काठ की हांडी कितने बार चढ़ेगी? क्या ये सोशल मीडिया का जो एक युद्ध है, वार है, ये क्या सच में पार्टियों को इसी मुद्दे पर सफलता दिलाएगा, या सच में हकीकत में ग्राउंड जीरो पर कुछ होगा तब लोग सफल होंगे? आपकी राय? मैं ऐसा मानता हूँ राघवन जी कि सोशल मीडिया आज के दौर का अंग तो है जी, आवश्यक अंग है, लेकिन अनिवार्य आज भी नहीं है। केवल आप सोशल मीडिया के दम पर जो आप इसमें एक शेर याद आ रहा है कि वो भाजपा के एक बड़े लीडर ने कहा था कि खुदा की कसम पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा से कम भी नहीं। हाँ। तो ये आपने जो कहा वो वैसा है तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। जी बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि अब वैसे ही आप ये देखो कि सोशल और मीडिया ये आपका एक संप्रेषण का एक माध्यम हो सकता है जी, लेकिन जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि जब तक आप मतदाता को घर से बाहर निकाल के पोलिंग बूथ तक नहीं लाओगे आप, तब तक आपका काम बनेगा नहीं। तो इसके लिए आपको उससे इंटरेक्शन फेस टू फेस होना बहुत ज़रूरी है। केवल आप एक अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप अपनी विचारधारा या जो आपके नीति पॉलिसी ये प्रोग्राम्स हैं वो आप उनका आप प्रसारण कर सकते हो आप जी। तो ये हो गया एक पक्षी। अब वो प्रसारण को किस वे में ले रहा है, ये जिम्मेदारी भी आपकी है कि आपने जो विचारधारा को आप बताना चाहते हो, जिस उद्देश्य को लेकर आप वहाँ पहुँचना चाहते हो, वो उसको उसी रूप में ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो ज़रूरी हो जाता है जब आप उससे रूबरू होंगे तब आप उसको बहुत अच्छी तरह से अपनी बात समझा पाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक इससे जो सोशल मीडिया का ज़माना ज़रूर है, लेकिन सोशल मीडिया का ही ज़माना है, ये थोड़ा सा अतिरेक वाली बात हो जाएगी। आपको दोनों सोशल और मीडिया दोनों को आपको साथ होना पड़ेगा। जब तक आप सोशल नहीं होंगे लोगों से, तब तक मीडिया का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको लोगों के बीच जाना भी पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगले 10 सालों में शायद ये हमारी बातचीत गलत साबित हो जाए, लोग कहें कि बिना मिले ही हम लोग सब काम कर सकते हैं, मिलने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी लोग कहते हैं कि खाना खाने के लिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में कैप्सूल आ जाएं, पानी पीने के लिए कैप्सूल आ जाए, और वोट पाने के लिए आपको सोशल मीडिया से काम चल जाए। लेकिन अभी जो हम समझ पा रहे हैं कि सोशल मीडिया लोगों का मन बना सकता है किसी के पक्ष में किसी खिलाफ, लेकिन वोट डालने के लिए उसको मतदान केंद्र पर जाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि घर बैठे वो वोट डाले। लेकिन योगी राज जी, ये भी संभव है कि कल के दिन ये भी हो जाए कि आपको मतदान केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से बैठकर भी वोट डाल सकते हैं। जैसे आजकल ऑफिस में जाए बगैर भी ऑफिस के काम घर से हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी तकनीक है। जैसा आशीष जी ने कहा कि हम तकनीक में इतना आगे बढ़ गए कि पीछे हटना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि कुछ सालों के बाद हम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, फिर वापसी की बात करो। जैसे कई बार फैशन आगे बढ़ता है फिर लौट कर आता है। बेल बटन पहले चली, उसके पहले बहुत टाइट पैंट चलते थे, फिर वापस बहुत ही स्किन टाइट पैंट का दौर आ गया,
और अब हो सकता है कि कल फिर बेल बटन को दौड़ा जाए। तो डॉक्टर राहुल जी, आपका पत्रकारिता में बहुत तजुर्बा है, आपने पीएचडी भी इसमें की और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो जो बच्चों का नया माइंडसेट है, क्या वो सोशल मीडिया के हिसाब से सरकारें बदल सकता है, इतने वोट हासिल कर सकता है कि किसी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दे और किसी को सत्ता रूट कर दे? क्या ये सोशल मीडिया में ताकत है, ऐसी संभावना लगती है आपको? आपकी राय। राघवेंद्र जी, सच कहा जाए तो डिजिटल जो युग है ये अलग तरह का लोक है, ये कल्पनाओं का लोक है। आप इसमें सिर्फ कल्पना ही कर सकते हो, लेकिन हकीकत से बहुत दूर है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एक ही चीज है। अब आप जिस समाज की बात कर रहे हो, जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हो, जिस चुनाव की बात कर रहे हो, वो सोशल मीडिया पे एक थोड़ा सा प्रभाव डाल सकता है, लेकिन लोगों की मन स्थिति को बदल नहीं सकता। एक चीज है कि हमारे यहाँ एक संवादहीनता जो स्थापित हो रही है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वो संवादहीनता ही पैदा कर रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को और इस तरीके की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान की जो प्रक्रिया है, उसको आप किसी भी तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाकर के प्रभावित नहीं कर सकते। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि कल्पना लोक है, तो इसमें आपको ऐसा भ्रमित कर सकता है कि आप कहीं पक्ष में जा रहे हैं या विपक्ष में जा रहे हैं, लेकिन 100% श्योरिटी आपको तभी हो सकती है जब आप मतदाता के सामने आमने सामने खड़े हो। तो यहाँ जो संवादहीनता की बात है, तो धीरे धीरे इस डिजिटल युग में संवादहीनता पैदा हो रही है। आप कभी भी देख लीजिए, ट्विटर पर हो के व्हाट्सएप पर देखो, लोगों की दूरियां इतनी तेजी के साथ में बढ़ रही है कि अब सारा का सारा सेलिब्रेशन, वार्तालाप सब कुछ सोशल मीडिया पे ही हो रहा है, सब सोशल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। लोगों का मिलना जुलना कम हो गया, वार्तालाप कम हो गई, लोगों की समस्याओं को एक दूसरे के साथ में साझा करने की दिक्कतें पैदा हो गई। तो सोशल मीडिया आपको एक जगह जाकर के अच्छा वातावरण तो दिखाई देता है आपको, लेकिन आप इम्पैक्ट की बात करोगे तो सोशल मीडिया कुछ समय के लिए भ्रमित कर सकता है, लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि वापस फिर वहीं आना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है कि धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि परिवार धीरे धीरे एकल होने के, संयुक्त परिवारों में थे, फिर हम अलग हो गए, एकल परिवारों में डेवलप हो गए, लेकिन उसके बाद स्थितियां क्या बनना शुरू हो गई कि सब सोशल होने के बावजूद भी अब हमें पुनः अपने दादा दादी, नाना नानी याद आने लगे और हम संयुक्त परिवारों की ओर दौड़ने लगे। बिल्कुल, तो ये आप देखिए कि इसका प्रयोग दरअसल ये जो सोशल है, यही आदमी को बहुत अनसोशल कर रहा है। मैं ये तो नहीं कर रहा कि मैं एंटी सोशल कर रहा है, लेकिन अनसोशल कर रहा है। और इसमें बहुत सारी बातें भी, अकेलापन भी आ रहा है, लोगों को मेंटल डिसऑर्डर भी हो रहा है, डिप्रेशन में भी लोग जा रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये बहुत बड़े दिल गुर्दे वाले होते हैं, देशी भाषा में कहें। इनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 10 चुनाव हार जाएं, 11वें चुनाव में फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा 2-4 बारी कम नंबर लेकर आता तो वो डिप्रेशन में जाता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां डिप्रेशन में नहीं जाती, ना वो मेंटल डिसऑर्डर में जाती है, वो बहुत ही भीतर से जुझारू होती है। मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि ये खतरे हैं, अकेलेपन के खतरे भी हैं, डिसऑर्डर के खतरे भी हैं और डिप्रेशन के भी हैं। आशीष जी, आज हम बात कर रहे हैं उस मीडिया की, उस पॉलिटिकल पार्टीज के मेंटल स्टेटस की जो सोशल मीडिया को अपने हथियार बना रहा है। लेकिन जो बात डॉक्टर राहुल रंजन कर रहे हैं, जो योगीराज जी ने की, और मैं भी बहुत कुछ सहमत हूँ कि ये बहुत दिन लंबे चलने वाली हांडी नहीं है। ये कितने बार आप चढ़ाओगे, हो सकता है कि और 3-4 इलेक्शन इसमें हो जाएं, 10-15 साल निकल जाए, लेकिन बहुत दिन तक आप सोशल मीडिया के जरिए सरकारें बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। ऐसा दौर मुश्किल है, लेकिन अभी तो यही चल रहा है, इसलिए हम आज इसी की बात कर रहे हैं। आपकी राय? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि चीज़ें अपने आप वापस लौटती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, फिर पीछे खसकती हैं। तो सोशल मीडिया पे अभी तो 2-3 चुनाव हमने मोटे तौर पे देखे हैं कि इस तरह से लड़े गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया का के साथ एक सुविधा भी साथ में है कि जैसे फैक्ट चेक भी लोग करते हैं। तो अगर इसके उपयोग में लोग ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे जी, और कोई पर्टिकुलर राजनीतिक दल किसी मुद्दे को छेड़ता है, सोशल मीडिया पे डालता है, तो ये मतदाता या आम आदमी की जिम्मेदारी हो जाएगी और उसके लिए सुविधा भी हो जाएगी। जैसे जैसे वो शिक्षित होता जाएगा इनके उपयोग में, तो फैक्ट चेक भी करेगा, और जब वो गलत होंगे तो उसका खामियाजा उस दल को या उस नेता को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, और फिर हो सकता है कि जो ये सोशल मीडिया का जो एकदम अंधाधुंध जो उपयोग किया जा रहा है, वो उस पर ब्रेक लगे, लोग फिर मुद्दों पे आए, 1-to-1 चर्चा का मंच बने, या पब्लिक में जाकर जिस तरह से पहले कैनवासिंग होती थी, वो सब चीज़ें ज़्यादा होने लगे, अभी भी होती हैं, वो ज़्यादा होने लगे, और लोग उस तरह का उपयोग ज़्यादा करने लगे। तो ये संभव है राजनीति में।
और लेकिन अभी जो स्थितियां हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि 8-10 साल 15 साल जी ये स्थिति, क्योंकि अभी और नए प्लेटफॉर्म जुड़ते चले जा रहे हैं, नए मंच बनते जा रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है, ये अभी एक्सट्रीम पर जाएगी, फिर लोग इसकी वापसी करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो आपने कहा कि ये जो सारा मामला 10-15 साल चल सकता है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, ऑफलाइन अगर क्लास होती है तो बच्चे उतना नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल। अगर आप, लेकिन दूसरी चीज़ें हैं कि अगर जो ऑफिसों में काम होते हैं, वो ऑफिस में काम कम होते थे, अब जब घर से काम हो रहा है तो ज़्यादा काम हो रहा है, और खर्च भी उनके घट गए। इससे फायदा भी सरकारों को भी हुआ है, जो नेता चलाते हैं उनके बहुत सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, तो ट्रांसपेरेंसी हो गई है। बिल्कुल, ये भी तो चीजें ये चर्चा हमारी चल रही है, लेकिन हम बीच में सुनवाते हैं कि आखिर बीजेपी इस मुद्दे पर क्या सोचती है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और ऑफिस इंचार्ज भगवान दास सरनानी इस बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी सुनते हैं, और कांग्रेस की क्या राय है। जिस तरीके से नकारात्मक प्रचार खड़ा किया जाता है, जिस तरीके से भ्रामक चीजें फैलाने का काम एक एजेंडा के तहत होता है, उसका पुरजोर जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर अपने जो सोशल मीडिया के नाते से उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे, और वास्तविकता की जानकारी से वहाँ के नौजवानों को और युवाओं को अवगत करा। नेगेटिविटी तो ये लोग फैला रहे हैं, बीजेपी के लोग। जैसे प्रियंका जी कह तो यूपी में फ्लॉप हो गई। अरे चुनाव है क्या भैया? राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो, कहाँ टूट गए भारत? तोड़ तो तुम लोग रहे हो भारत। तो नेगेटिविटी तो ये लोग फैला रहे। तो ये 1.25 लाख बना ले, 1.25 करोड़ बना ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो योगी राज जी जिस तरह से बात पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, वो इसके हथियार के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। उनको मालूम है कि इसके खतरे क्या हैं, अगर ये बैकफायर कर गया तो दिक्कत भी दे देगा। आपकी राय? ये अभी तो चलने वाला है, क्योंकि बीजेपी इस पर पूरा फोकस कर रही है। जब कोई बड़ी पार्टी इस पर फोकस करेगी तो बाकी पार्टियों की जिम्मेदारी मजबूरी में बन जाती है कि वो भी इस पर अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। ये कितना माने प्रैक्टिकल ताकतवर साबित होगा, कितना राय बदलने वाला होगा, आपकी राय? अभी तो ये मामला चल रहा है और अभी और चलेगा, ऐसा लगता है योगीराज जी। नहीं, अभी तो चूंकि सारे लोग डिजिटल मोड पे हैं, तो उसका एक अंग ये भी हो गया और लोग उसको अपना भी रहे हैं जी। लेकिन अब आप ये देखोगे, मतलब एक व्यवहारिक बात भी आप देखोगे, पॉलिटिकल पार्टीज और नेता ये तो हमेशा चाहेंगे कि भैया चुनाव के बाद ऑनलाइन ही काम हो, आप आओ हमारे दरवाजे पे ही मत आओ, आप शक्ल भी न दिखाओ कि हम तो कर देंगे आपके काम। पर जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि आप मतलब मतदाता और राजनेता में सेवक और शासक का रिश्ता है। वो तो चाहता है ना, जिसने वोट दिया कि नहीं आप मेरे आके आप मेरे काम करो। मैं इसी बात पर मैं कहूँ, एक बहुत ही परेशान आदमी था, बहुत गरीब, कपड़े फटे हुए थे, कई दिन से उसने खाना नहीं खाया था और बदहवास था और बेतरतीब था। वो किसी के पास मदद मांग ली जाता है, समझ लीजिए कि उस जमाने का कोई राजा होगा। जब वो उसके दरवाजे पहुंचता तो वो राजा उससे पूछता कि तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि अगर आप मेरी ये दशा देखकर भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मैं फटे हाल हूँ, चेहरे से मैं लाचार दिख रहा हूँ, कई दिन का भूखा प्यासा हूँ, फिर भी आपको लगता है कि मैं बोलूँ तो आप समझेंगे। तो सवाल यही कि अगर कार्यकर्ता ये चाहेगा कि आप मेरी शक्ल देखकर ही काम करो और लोग, लीडर या पार्टियां शक्ल देखे बगैर ही काम करना चाहेंगी, तो मुझे लगता है कि वो मतदाताओं को भी नहीं पुराएगा और कार्यकर्ताओं के लिए भी नहीं पुसाएगा। जी नहीं, लेकिन एक बात है कि आपको उससे मतलब मतदाता और जो राजनेता का संबंध मतलब एक बिल्कुल बहुत पारिवारिक और आत्मीय रिश्ता का संबंध होता है। और वो राजनेता या वो जो भी चुनाव लड़ने जा रहा है, वो यदि इसमें जरा से भी दूरी बढ़ाता है तो फिर लोग भी उससे दूरी बना लेते हैं। आप देखो, कई बार अक्सर हम ये कहते सुनते हैं, यार वो हमारे यहाँ का पार्षद वो दिखता ही नहीं है अभी। तो जब दिखता ही नहीं, इसका मतलब क्या है? लोग चाहते हैं कि नहीं यार आप हमारे बीच में तो रहो, काम तो एक सेकंड चीज़ है, लेकिन कम से कम आपके हफ्ता 15 दिन में आपके दर्शन हो जाए। नहीं तो वो लापता होने के पोस्टर लगा देते हैं। जी बिल्कुल, विधायक और पार्षद हमारे इलाके से लापता है, कोई ढूंढ कर लाए। जी तो जो जी आशीष जी कुछ बोल रहे हैं। मुझे ऐसा याद आया कि पार्षद या नेता या मंत्री दिखते नहीं है लेकिन चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि आजकल एक नई भाषा का इजाद हुआ है ना कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। हाँ। तो आजकल वो मैनेजमेंट और वो समीकरण है कि जिनको उन्हें दिखना होता है दिख जाते हैं, वहां से जीत जाते हैं। लेकिन आशीष जी, बड़ा खतरनाक सा है ये मगर। वो जो मैनेजमेंट का मामला है, आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था 98 में कि चुनाव काम करने से नहीं जीते जाते, हाँ, मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। मैं कह रहा हूं। और लालू यादव ने भी मैनेजमेंट से चुनाव जीता था और दिग्विजय सिंह जी ने भी, लेकिन बाद में फिर इनके मैनेजमेंट
का कुछ अता पता नहीं चला है, हाँ। क्योंकि दूसरे बड़े मैनेजर आ गए थे मार्केट में। हाँ, लेकिन कुछ नेता हैं जो लोकल मैनेजमेंट से चुनाव जीत रहे हैं, समीकरण अपने सेट कर के, वो बड़ा एक खराब सा। हाँ, लेकिन आपको रूबरू माना ऑफलाइन तो आना पड़ेगा, वो तो जरूरी ऑनलाइन है। से काम चलने वाला बिल्कुल ऐसा हम मानते हैं जी। योगीराज जी। मैनेजमेंट एक बार सक्सेस हो सकता है, 2 बार सक्सेस हो सकता है। मैं जो कह रहा हूँ जो कि मतदाता और उसका जो कि आत्मीय रिश्ता है जी, जो पारिवारिक जो रिश्ता है, वो जब डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो फिर वो मतदाता भी रूठता है और उसका भी पता नहीं पड़ता कि नेताजी कहाँ चले गए। एक और छोटी सी बात, आजकल हम सब यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं और भी अन्य प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। आप कभी भी देखना, आप अपना सूचना डाल देना व्हाट्सएप पे कि साहब आज हमारे यहाँ फलाना प्रोग्राम है और आप सब आमंत्रित है, कोई नहीं आएगा आपके। हर आदमी उम्मीद करता कि नहीं साहब एक बार फोन तो आए उनका, या एक बार वो बात तो करें। तो लोगों की टेंडेंसी अभी भी यही है। अब ये इसके तो इतने किस्से हो जाएंगे कि एक अभी सोशल मीडिया पर इस नकली दुनिया में एक जोक चल रहा था कि एक व्हाट्सएप पर शादी का आमंत्रण आता है, तो जिनके आमंत्रण पहुंचता है उनकी पत्नी कहती है कि ज़रा 500 का नोट देना। पति 500 का नोट देता है और वो फोटो खींच के उस 500 के नोट को वो भेज देती है जहाँ से वो आमंत्रण पत्र आया था। तो पति पूछता है क्या किया? बोले जैसा आमंत्रण पत्र आया था वैसे हमने गिफ्ट भेज दिया। तो ये जो आमंत्रण पत्र आया और गिफ्ट भेजा, लेकिन उसमें दूसरा चक्कर ही हुआ कि पति ने पूछा कि 500 मुझे वापस करो, तो पत्नी ने कहा वो तो मैंने गिफ्ट कर दिए। तो वो जो 500 का लोचा जो पति पत्नी के बीच हो जाता है, ये जो लोचे हैं ये संगठन और कार्यकर्ता और सरकार और कार्यकर्ता और जनता के बीच भी देखने में आएंगे कि आपने व्हाट्सएप से तो पत्र भेज दिया आमंत्रण, और व्हाट्सएप से 500 रुपये का आपने व्यवहार ही भेज दिया, लेकिन वो 500 रुपये पति की जेब से निकलकर पत्नी के खाते में चलेगा और वापस नहीं आते। ऐसी बहुत सी चीज़ें नफे नुकसान की चीज़ें होंगी इसमें जी। हाँ नहीं, लेकिन मेरा अभी भी कहना है कि फिजिकल अपीयरेंस बहुत, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हो, आप नेतागिरी, आप राजनीति के क्षेत्र में हो। दूसरे अदर सेक्टर्स में ये बहुत सक्सेस हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है, इनके बीच में हो सकता है कि बहुत इसका सक्सेस रेट ज्यादा हो, लेकिन पॉलिटिक्स में इसका सक्सेस रेट कम होगा यदि केवल आप सोशल मीडिया पर डिपेंड हो। बिल्कुल। राहुल जी, आपने आशीष जी और योगीराज जी को सुना, क्या आप मैंने इसमें फाइनल आपका वर्डिक्ट मैं कहूंगा कि क्या है, क्या लगता है आपको? ये राघवेंद्र जी, ये डिजिटल युद्ध है ना, और डिजिटल युद्ध में कोई भी राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ जहर ही उगलेगा। तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ये देखिए कि यहाँ कोई सभ्यता नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप एक के प्रति दुश्मन करोगे, जहर उगलोगे, तो दूसरा आपके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तो ये एक एटमॉस्फेयर, जो राजनीतिक एटमॉस्फेयर, जो हिंदुस्तान का वातावरण जो बना हुआ था, यहाँ भयंकर दूषित होने वाला है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि हर एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कीचड़ उछालेगा। और यहाँ कोई लक्ष्मण रेखा सोशल मीडिया पे नहीं खींची गई है कि आपको कहीं रोक दिया जाए। आपको याद होगा कि जब प्रिंट मीडिया में हम लोगों ने जब काम किया था, तो वहां जब चुनावी कवरेज की जाती थी तो वहां एक लक्ष्मण रेखा हम लोगों के पास थी। हम कभी भी अपने शब्दों के साथ में इस तरीके का व्यवहार नहीं करते थे, ना खेल करते थे कि किसी की आत्मा दुखित हो, चाहे वो हमारा पक्ष का हो या हम विचारधाराओं से सहमत हो या ना सहमत हो। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर हर व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी को भी अच्छा बुरा कहने के लिए, और आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पे वातावरण बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बल्कि दूषित वातावरण हिंदुस्तान में एक खड़ा हो जाएगा। और इसको आप ये कह सकते हैं कि डिजिटल वायलेंस एक खड़ा होने वाला है हिंदुस्तान में। इसके माध्यम से राजनीतिक दल खेल रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन ये आपने बड़ी युद्ध की ओर राजनीतिक दल झोंक रहे हैं। आपने बड़ी बात की कि सोशल मीडिया पर एक तरह का ये मीडिया वायलेंस खड़ा होने वाला है। ये भी एक बड़ा खतरा है। इस पर हम आगे करेंगे जब ये खतरे हमको दिखेंगे, क्योंकि आज आपने उसका संकेत किया है। लेकिन 1985 की बात है, मामला 1980 का था, जो आपने कहा कि अब वो मर्यादा की बात, समय की चूंकि तंगी, लेकिन उसको मैं नटशेल में बता दूं आपको कि 1980 में संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर मृत्यु हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी अस्पताल में पहुंचते और वहां इंदिरा जी पहले से ही संजय गांधी के पार्थिव देह के पास खड़ी हुई थी, काला चश्मा लगा हुआ था, और उस समय चंद्रशेखर जी भी मौजूद थे। तब उन्होंने कहा था इंदिरा जी कि आपको इस समय धैर्य की जरूरत है, धीरज रखना चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि मैंने उनकी काले चश्मे से भी आंखें देखी थी, जो ये संकेत दे रही थी, बता रही थी कि धीरज तो हमें घुट्टी में मिला है। और उसी समय उन्होंने चंद्रशेखर जी से कहा कि हमको असम की समस्या का निपटारा करना चाहिए। बेटे की पार्थिव देह रखी हुई है एक माँ के सामने, लेकिन माँ ये कह रही है, देश की समस्या पर बात कर रही है। तो उस समय के लीडर और उस समय का प्रतिपक्ष अपने लीडर की, देश के प्रधानमंत्री की जो पॉजिटिव चीज़ होती थी उसकी चर्चा करता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिनमान में ये लिखा था और उन्होंने, उसकी हेडिंग थी
कि इंदिरा जी आखिर हैं क्या। तो सवाल है कि जो सोशल मीडिया पर वार की बात कर रहे हैं, इसमें मर्यादा भंग होगी और अटल बिहारी वाजपेयी या इंदिरा जी या अडवाणी जैसी हम बात कर रहे हैं या राजीव गांधी के समय तक की बात कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगी जो हम आज एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं। तो ये देखते आने वाले दिनों में कितना स्तर नीचे जाता है और ये वार कितनी खतरनाक होती है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा कि ये 23 की सोशल मीडिया की लड़ाई सोशल मीडिया पर आई कितनी नीचे जाएगी, इस पर भी करेंगे। तीनों का धन्यवाद। राहुल जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, आशीष जी आपका भी। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU 24।